नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड भाजपा ने खोले लोकसभा स्तर पर चुनाव कार्यालय। सीएम धामी ने देहरादून से किया वर्चुअली चुनावी दफ्तरों का उद्घाटन। 5 सीटों पर जीत का दावा। टिहरी बांध विस्थापितों के लिए देहरादून में हरदा ने रखा सांकेतिक मौन उपवास। भूमिधर अधिकार दिलाने का उठाया बेड़ा, भाजपा ने कसा तंज। इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बिगड़े बोल। गठबंधन में शामिल दलों की कुत्तों से की तुलना। कांग्रेस का तंज, कुत्ते होते हैं वफादार। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के बाद बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ से मैदान तक ठंड में इजाफा। हिमपात के बाद सैलानी और पर्यटन व्यवसायियों के खिले चेहरे। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और इन्हीं तैयारियों के बीच बीजेपी ने राज्य की हर लोकसभा सीट के लिए चुनावी कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। देहरादून के भाजपा महानगर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उत्तराखंड चुनाव और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी पहुंचे, जहां पर भाजपा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने 5 सीटों पर जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड प्रदेश का प्राथमिकता पर 5 लोकसभाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी और सभी स्थानों पर जो हमने प्रभारी बनाए हैं, संयोजक बनाए हैं, सह संयोजक और विस्तारक और वहाँ के विधायक और वगैरह सारे उपस्थित थे। आज हम चुनाव का बिगुल अपने उत्तराखंड में बज चुका है। इन कार्यालयों के माध्यम से सारी योजनाओं का आगे प्रचलन होगा। वहीं अल्मोड़ा में भी भाजपा के चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बताया कि विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के हक में जनता से समर्थन मांगेंगे। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिन पूर्व ही लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, लोकसभा में विस्तारक, विधानसभा में विस्तारक, इन सब की तैयारी भी पूरी अच्छी तरह से करके अपने एक संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। आज पूरे प्रदेश में 5 लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी और प्रदेश अध्यक्ष आनंद महेंद्र भट्ट जी ये वर्चुअल माध्यम से देहरादून में कर रहे हैं। तो आज सभी कार्यालयों का उद्घाटन भी हो गया है। 2 अप्रैल को उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसके बाद इस सीट से दावेदार कौन होगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या बीजेपी फिर से अनिल बलूनी पर विश्वास करेगी या फिर इस बार कोई और होगा राज्यसभा जाने का हकदार। ये रिपोर्ट देखिए। 2 अप्रैल को खाली हो रही राज्यसभा की एक सीट, अनिल बलूनी का खत्म हो रहा कार्यकाल। बीजेपी से कौन होगा दावेदार, बलूनी की वापसी या फिर कोई और होगा हकदार। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट 2 अप्रैल को खाली होने जा रही है। अब निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। अनिल बलूनी का कार्यकाल 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है। बलूनी की जगह कौन राज्यसभा सांसद पहुंचेगा, इसको लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के भीतर भी कयासों का दौर जारी है कि आखिर इस बार राज्यसभा सीट को लेकर पार्टी किस पर दांव खेलती है। चर्चा है कि अनिल बलूनी को भारतीय जनता पार्टी फिर से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाकर राज्यसभा भेज सकती है। तो वहीं एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अनिल बलूनी इस बार राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पौड़ी लोकसभा सीट पर उनकी दावेदारी को भी कई लोग आंक रहे हैं। ऐसे में यदि अनिल बलूनी को पार्टी राज्यसभा नहीं भेजती है तो फिर किसी और चेहरे की लॉटरी खुल सकती है। हालांकि ये पार्टी को तय करना है कि अनिल बलूनी राज्यसभा सीट से ही सांसद चुने जाएंगे या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें मैदान में उतारा जाता है।
बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि जैसे ही पार्टी हाईकमान के द्वारा राज्यसभा की एक सीट को लेकर पैनल बनाया जाएगा, पार्टी हाईकमान को नाम भेजे जाएंगे। उसके लिए केंद्र को वो जो भी सुझाव मांगेंगे, प्रदेश सुझाव को देगा, उसके बाद में निर्णय होगा। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अनिल बलूनी का नाम यूं तो सबसे आगे चल रहा है, लेकिन अगर पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारना चाहती है तो फिर बीजेपी के भीतर कई ऐसे नाम हैं जो राज्यसभा सीट के लिए दावेदार बताए जा रहे हैं। उन नाम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम शामिल है, जो पौड़ी लोकसभा सीट से ही टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं अगर पौड़ी लोकसभा सीट से तीरथ सिंह रावत का टिकट काटने की पार्टी सोच रही है और अनिल बलूनी को उनकी जगह टिकट मिलता है, तो फिर राज्यसभा सीट के लिए तीरथ सिंह रावत का नाम भी दावेदार के रूप में है। वहीं कई और ऐसे भी नाम पार्टी के भीतर होंगे जो दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी करेंगे। हालांकि कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरीके से वॉक ओवर देने की मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जनता ने ही उन्हें वॉक ओवर दिया है, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वॉक ओवर नहीं कह सकते, जनता ने वॉक ओवर दे रखा है, क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव होगा वोटिंग बिहेवियर पर होगा। बीजेपी के पास ओवर बैंडेड है, दे हैविंग 47 MLAs। तो फिर कोई चीज़ जोड़ तोड़ वाली राजनीति हम करते नहीं है, ना खरीद फरोख्त की राजनीति कांग्रेस ने कभी की है। हाँ, बीजेपी के अगर कुछ रुष्ट विधायक अगर चाहेंगे ऐसा, तो फिर हम इस पर विचार कर सकते हैं। कांग्रेस राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव में उम्मीदवार न उतारने के संकेत दे रही है, तो वहीं बीजेपी के भीतर एक सीट के लिए उम्मीदवारों का उमड़ना तय है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर पार्टी अनिल बलूनी पर ही दोबारा से भरोसा जताती है या फिर किसी और उम्मीदवार को राज्यसभा सीट के लिए मैदान में उतारती है। राजनीति में एक दूसरे पर छेड़ाकशी लाजमी है, लेकिन इन दिनों सियासी दलों के नेता बयान बहादुर बने हुए हैं। अब उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम के बिगड़े बोल सामने आए हैं, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की तुलना कुत्तों से की है, जिससे सियासी पारा भी हाई हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम के बिगड़े बोल, इंडिया गठबंधन के दलों की कुत्ते से की तुलना, कांग्रेस का पलटवार, कुत्ते होते हैं वफादार। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप करना, एक दूसरे पर छींटाकशी करना आम बात है, लेकिन इन दिनों सियासी दलों के नेताओं के बोल बिगड़ते दिख रहे हैं। अक्सर ही चर्चा में बने रहने वाले उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को लेकर ऐसा बयान दे डाला है, जिससे सियासत गर्माती दिख रही है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दुष्यंत गौतम ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तुलना कुत्तों से कर दी है। गौतम ने गठबंधन में शामिल दलों को कुत्तों का झुंड करार दिया है। आप भी सुनिए दुष्यंत गौतम का बयान। क्या है, उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भेजने का काम। दुष्यंत गौतम के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तीखा जवाब दिया है। करण माहरा ने कहा कि जिसने ऐसा बयान दिया उसे ये पता होना चाहिए कि कुत्ता वफादार होता है। दुष्यंत गौतम कौन है मैं नहीं जानता, क्योंकि इतना जरूर जानता जहाँ से ये बात आई है वो गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे के चेले लोग हैं, और उनसे यही उम्मीद की जा सकती है जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हों, गांधी के हत्यारे रहे हों, वो लोकतंत्र में दूसरी पार्टियों पे ऐसी ही टिप्पणी करते हैं। वैसे गौतम जो भी है उसको ये पता होना चाहिए कि कुत्ता वफादार होता है, और वफादारी को जयचंद क्या समझे, वफादारी को अंग्रेजों के मुखबिर और गांधी के हत्यारे क्या समझे। क्योंकि अगर सनातन धर्म की बात करते हो तो शायद महाभारत और पांडवों के बारे में सुना होगा। पांडवों को भी स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचाने वाला कुत्ता ही था। दुष्यंत गौतम के इस बयान पर सियासी पारा हाई होना निश्चित है। बहरहाल राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना होगा कि आखिर वो किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ऐसे बयान बहादुर नेताओं की कमी ना तो कांग्रेस में है और ना ही बीजेपी में, लेकिन लोकतांत्रिक भाषा और शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बयान देने की जरूरत है।
टिहरी बांध के पथरी सहित अन्य विस्थापितों को भूमिधर अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में 1 घंटे का सांकेतिक उपवास रखा और धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि टिहरी बांध विस्थापितों ने अपना वर्तमान देश और उत्तराखंड के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया, मगर जिन जमीनों पर उनको बसाया गया है 42 साल बीत जाने के बावजूद उनको भूमिधर अधिकार नहीं मिल पाया है। वहीं हरदा के इस धरने पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। टिहरी के जो विस्थापित भाई पथरी में बसे हुए हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि यदि हमको भूमिधरी अधिकार नहीं दिया जाता है तो हम जो है हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम काला दिवस मनाएंगे, जो देश के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी शर्मनाक होगा यदि उनको ऐसा करना पड़ता है। उनके बलिदान का ये हमारी ऐसा लगेगा कि हमने उनके बलिदान का मूल्य नहीं समझा। इसलिए आज सरकार को जगाने के लिए मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, अपने फेसबुक में डाला था इस बात को कि भाई ऐसा कर दो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आज जो है 1 घंटे का मौन व्रत उपवास रखा। अब ये पता नहीं अपने लिए मौन व्रत ले, अपने बेटे के लिए मौन व्रत ले रहे हैं, उनको क्लियर करना चाहिए। अब ये पता नहीं अपने लिए मौन व्रत ले, अपने बेटे के लिए मौन व्रत ले रहे हैं, उनको क्लियर करना चाहिए। पौड़ी पहुंचे कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी और विधायक विक्रम सिंह नेगी और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मौजूदा सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है। पौड़ी लोकसभा में प्रत्येक जो हमारे संगठन के जनपद हैं उनमें बैठक की जा रही है और कल हमने देवप्रयाग जनपद में बैठक की, आज पौड़ी जनपद में की, कल हम कोटद्वार में करेंगे। इसमें जो कोऑर्डिनेटर का काम है, संगठन में यदि कहीं गैप है तो उसको पूरा करना है, समन्वय का काम करना है और जो विशेष जोर है वो ये है कि हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं और जो बूथ के एजेंट हैं अगर कहीं नहीं बने तो उनको बनाने का काम करना है। आज लोकसभा की तैयारी को लेकर जो प्रतापनगर से विधायक हैं विक्रम सिंह नेगी जी को, उनको पौड़ी लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है और वो आज मीटिंग दे रही कार्यकर्ताओं को। आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या हमारे आगे के कार्यक्रम होंगे और जो हमारे बूथ लेवल की तैयारी है उनका वो आज जिलाध्यक्ष से जायजा लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम पूरे संगठन के लोग उनके साथ यहाँ पे आए हैं। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केंद्र के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये अंतरिम बजट ऐसा था जैसे खोदा पहाड़ और निकली चूहियां। उन्होंने कहा कि बजट में किसान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, युवाओं को लेकर कोई स्कीम नहीं है। महारा ने कहा कि हमें लगा था कि जिस तरह से चुनावी मौसम में अंतरिम बजट को पेश किया जा रहा है उससे जनता को कुछ फायदा होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि करण महारा ने वर्ल्ड बैंक से केंद्र सरकार द्वारा लिए गए लोन का भी जिक्र किया। देखिए, बजट में अगर आप देखें तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत है। बजट में कुछ भी नहीं है। आप लखपति को करोड़पति की बात करें, लखपति तो लोग अपनी मेहनत से बने हैं। जो सही में गरीब थे वो कौन लखपति बना? मुझे 2-4 के नाम बता दीजिए कि मोदी जी की फलाना स्कीम से फलाना महीना जो है लखपति बनी। ऐसे कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलते। ना तो किसानों के लिए कुछ है। जिस सरकार में 700 किसान आंदोलन मर गए, 5 किसान या 4 किसान एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया, उन किसानों के लिए आज इस बजट में कुछ नहीं दिखाई देता। इस बजट में बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, ना ही टैक्स में कोई छूट है, किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है। वहीं कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग ने भाजपा सरकार पर सैनिकों और पूर्व सैनिकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष बलवीर सिंह रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से सैनिक और पूर्व सैनिकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के पेंशन के साथ छल किया है और उनके परिवारों को आर्थिक हानि पहुंचाने का काम किया गया। वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी शिवा वर्मा ने कहा कि अग्निवीर का मुद्दा उठाते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और इस अग्निवीर योजना के चलते युवाओं का भविष्य भी खराब किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत के बहादुर जवानों का हमेशा मान सम्मान किया है और करते रहे। भारतीय जनता पार्टी जिस जब से सत्ता में आई है, सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की अनदेखी और उन्हें आर्थिक हानि से लेकर और उनकी उपेक्षा की गई है।
जो नहीं होनी चाहिए। जैसे आप एक रैंक एक पेंशन की बात आपने सुनी होगी, उसी तरह से अग्निवीर योजना की है कि जो कि नुकसानदायक पद्धति शुरू की है, इसको जो है बिल्कुल कतई पूर्व सैनिक स्वीकार नहीं करते हैं। सरकार को इसे तुरंत हटा करके बदली कर देना चाहिए। और सब लोग समझदार हैं और युवा बिल्कुल भी जो ये अंधकार में झोंकने का काम इस भाजपा सरकार द्वारा किया गया है उसमें नहीं उसकी ओर जाएंगे। और जल्दी आप देखेंगे इसका, जैसे कि पहले भी कई युवाओं द्वारा विरोध किया गया, जंतर मंतर पे धरने दिए गए और युवा जन जो थे सड़कों पे उतरे और कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर हर एक युवा के साथ खड़ी है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हुई तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जारी है। अचानक हुए मौसम में इस बदलाव से ठंड में इजाफा हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में बारिश जारी। बदले मौसम ने बढ़ाई ठिठुरन। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें उत्तराखंड की अलग अलग जगहों से है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश ने ठंड में इजाफा कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में पड़ी बर्फ ने खूबसूरती और बढ़ा दी है। कुमाऊं में मुनस्यारी की ऊंची चोटियों पर भी जोरदार हिमपात हुआ। आपको बता दें कि देर शाम से ही मैदानी क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। देहरादून, चमोली, पौड़ी, रुद्रपुर, खटीमा, जसपुर समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में अगर उत्तर पश्चिम हवाओं की गतिविधि तेज रही तो ठंड का एहसास होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने कुछ जिलों में बिजली चमकने के साथ साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई है। जबकि 2 फरवरी को मौसम साफ बना रहेगा, वहीं 3 फरवरी की रात मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। वहीं 4 और 5 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि इस बार सर्दी के मौसम में नाम मात्र ही बर्फबारी हुई है, जिसने पर्यटकों को मायूस किया। लेकिन बीते दिन से हुई बर्फबारी ने एक बार फिर पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। इस समय पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं बदले मौसम ने भले ही ठिठुरन बढ़ा दी हो, लेकिन सीजन के लिए जो बर्फबारी और बारिश जरूरी मानी जाती है, फिलहाल उसे लोग महसूस कर पा रहे हैं। देहरादून के वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बाद नगर आयुक्त ने कूड़ा प्रबंधन रूम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। जायजा लेने के बाद शहर में चल रही कूड़ा गाड़ियों के जो मूवमेंट है उसको चेक किया गया। साथ ही वार्डों में गाड़ियों द्वारा औसतन 60 से 70% एरिया की जो कवर किया जा रहा है उसकी भी जांच की गई है, जिस पर नाराजगी जताते हुए कवर प्रतिशत को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम का पूरा प्रयास 100% डोर टू डोर कूड़ा उठाने का लक्ष्य है। देखिए, जो निरीक्षण किया गया उसमें एक पीएमसी के कार्य का निरीक्षण किया गया था। उसमें रैंडम वार्ड्स देखे गए, गाड़ियों की मूवमेंट की क्या स्थिति है। तो मूवमेंट करीब 70% तक मिली, उसको बढ़ाने के लिए बोला है। दूसरा जो उनका ऑर्डर है, मूवमेंट ऑर्डर है, वो ऑर्डरली रैंडम मिला। जो जिस क्रम में गाड़ी को वार्ड में मूव करना चाहिए वो उस क्रम में मूव ना करके अपने अलग क्रम में मूव कर रही है। तो उसके लिए भी इनको बोला गया है कि इसको क्रम से मूव कराएं ताकि लोगों को उसकी सर्टेनिटी रहे कि गाड़ी कब पहुंचेगी। उधर रुड़की में ड्रग और एफडीए की टीम संयुक्त कार्रवाई करते हुए दवाई कंपनी का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची, जहां पर ड्रग टीम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही कंपनी ने दवाइयों के रखरखाव को भी बारीकी से परखा। और औषधि निरीक्षक अनीता भारती ने बताया कि ड्रग विभाग द्वारा टीम बनाई गई है जो दवाई कंपनियों में जांच कर नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई कर रही है। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके द्वारा कोई भी नियम फॉलो नहीं किए जाते हैं। वाटर सिस्टम से लेके जब भी हम किसी कंपनी में एंट्री करते हैं उसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर के जो दवाइयां हैं वो मार्केट में आने तक सारे रूल्स फॉलो करने जरूरी होते हैं। तो कुछ दवा कंपनियां ऐसी हैं जो लाइसेंस लेते टाइम तो अपना पूरी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, फैसिलिटीज़ है पूरी देती हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनियों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज़ हैं। बट जो डेली प्रैक्टिसेज होती हैं, चेंज करना, चेंज ओवर करना और क्लीनिंग करना और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना, टेस्टिंग करना, उन चीज़ों में वो लापरवाही करते हैं। और उन्हीं चीज़ों के तहत अगर वो कमियाँ मिलती हैं तो कंपनी में स्टॉक प्रोडक्शन किया जाता है।
वहीं देहरादून में यातायात नियमों का उल्लंघन और अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ दून पुलिस की फ्लाइंग हॉक की कार्रवाई जारी है, जिसके तहत विदाउट हेलमेट ट्रिपल राइडिंग, स्टॉप लाइन, नो पार्किंग वायलेशन और अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब तक 1200 से ज्यादा इसके चालान भी किए गए। आपको बता दें कि ऑपरेशन फ्लाइंग हॉक में ड्रोन की मदद से शहर भर में कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू मॉनिटरिंग के लिए या अन्य हमारे जो जुलूस और धार्मिक जुलूस अन्य प्रतिष्ठा, उसकी मॉनिटरिंग के लिए 2 ड्रोन शहर में लगाए गए हैं और जिसके तहत हमें काफ़ी सफलता इसलिए मिल रही है कि इससे लगातार मॉनिटरिंग हो जाती है और खासकर जो रोड साइड जो अस्थायी अतिक्रमण हो, रेडी ठेली के कारण जो जाम लगता है, उस पर भी निरंतर मॉनिटरिंग करके और जैसे ही वो दिखता है कि किसी यातायात बाधित हो रहा है किसी अस्थायी अतिक्रमण से, तत्काल उसकी सूचना ड्रोन के कंट्रोल रूम से संबंधित थाने चौकी को पहुंच जाती है, जिससे उसको हटाया जाता है। विगत एक माह में 2100 के ऊपर जो है ड्रोन के द्वारा सूचनाएं प्रेषित की गई, जिसमें से 1221 पर जो है यातायात संबंधी सूचना थी उस पर कार्रवाई की गई और 540 जो अस्थायी अतिक्रमण थे जिनके कारण व्यवस्था बिगड़ रही थी, उस पर भी जो पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई। उधर दिनेशपुर में ज्ञानव्यापी मंदिर के फैसला आने की खुशी में सनातन धर्म के लोगों ने पूजा अर्चना का आयोजन किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बनारस जिला कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। लोगों ने बताया कि 30 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने ज्ञानव्यापी मंदिर में ताला लगा दिया था। मैं यही समझता हूँ कि आज जो सनातन धर्म का जो पतन था, आज उत्थान के ओर जा रहे हैं, तो ये जो ज्ञानव्यापी मंदिर है ये सनातन धर्म का सबसे मेरुदंड था, रीढ़ की हड्डी था। आज जो हम लोगों को जो वापस मिल रहा है, ये सनातन धर्म के लिए जो ऊर्जा, सब सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिसे हम लोग को आज हिंदू धर्म का जगह जो सनातन धर्म हम बोलते हैं, इसलिए आज ये धर्म का जो ऊर्जा जो मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ। पूजा जो नहीं हो रही थी इससे तो बड़ा दुख लगता था, लेकिन अभी जो फैसला दिया है इससे फैसला से हम लोग बहुत खुश है, बहुत आनंद हम लोगों को है। जाए फैसला में हमारे पक्ष में फैसला आया है। ये इसमें जो पूजा अर्चना करने के लिए जो आज से प्रयत्न किया जाएगा, आज से ये होगा, ये पूजा के लिए जो व्यवस्था करेंगे, तो बहुत खुशी है हम लोग। वहीं हल्द्वानी में नजूल की जो जमीनें हैं उन पर अतिक्रमण जो किया हुआ है उसको हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और नगर निगम की टीम ने आज नजूल की जो जमीनें हैं उनसे अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंची और इस दौरान मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात रही। नगर निगम टीम के जो अधिकारी थे उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी तरह का जो अतिक्रमण है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जैम फैक्ट्री की लीज समाप्त हो गई थी, फ्री होल्ड नहीं है, नजूल ज़मीन है, नगर निगम को इसकी आवश्यकता है, नगर निगम का विस्तार हो गया है, नगर निगम को गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है। इन सभी तथ्यों को दृष्टि रखते हुए काफ़ी पहले एक पत्राचार किया गया था जिलाधिकारी महोदय से, तो उसमें सहमति बनी कि इसका उपयोग राजकीय हितों में किया जाए, जनहित में किया जाए। इसके दृष्टिगत आज हमने इसको भौतिक रूप से इसको अपने कब्जे में ले लिया है और जो लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे थे उनको निकाल दिया है। 1-2 महिलाएं यहाँ पर रह रही थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनको रहने की जगह नहीं है, तो हमने अगले 5 दिनों तक उनको विश्राम रहने की व्यवस्था दे रहे हैं और अभी तारबाड़ करके इसको कब्जे में लेकर तत्काल इसमें पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। नगर निगम की टीम लगातार जो नजूल भूमि है उस पर अपनी जो लोगों ने अवैध तरीके से उनको खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए कई ज़मीनों को अपने कब्जे में लिया है। ऐसे ही आज ये जैम फैक्ट्री के नाम से इस नजूल भूमि पर नगर निगम ने अपना कब्जा लिया है और कुछ लोग जो अनाधिकृत रूप से यहाँ पर रह रहे थे उनको यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा गया है और यदि उनके लिए व्यवस्था नहीं है तो उसकी व्यवस्था के लिए जो रैन बसेरा है उसमें व्यवस्था भी करा दी गई है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जो मदरसों में रामायण पढ़ाने का फैसला लिया गया था, अब उस फैसले का समर्थन उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने भी किया है। उनका कहना है कि अगर मदरसों में संस्कृति इंग्लिश के साथ रामायण का पाठ अगर पढ़ाया जाता है तो ये मदरसों के बच्चों के लिए लाभकारी होगा, उन्हें ज्ञान मिलेगा और अपनी संस्कृति के बारे में जानने के लिए मौका भी मिलेगा। हम तो कहते हैं कि देश में अगर मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है सरकार की ओर से तो उसका विरोध कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है विरोध? हम रामायण को समझें, अगर रामायण के बारे में हमें समझना चाहिए। हमारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे लोग कलाम पाक पढ़े हुए हैं, कलाम पाक की आयतें पढ़ते हैं। कितने ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो हिंदू समाज के हैं, मुशायरों में जाकर अरबी और क्या नाम है जो है उर्दू की शायरी करते हैं। क्या हम उन पर पाबंदी लगा सकते हैं? पढ़ाना एक अच्छी शुरुआत कहीं ना कहीं नहीं, हर चीज़ की हमें वो होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार।
उत्तराखंड भाजपा ने खोले लोकसभा स्तर पर चुनाव कार्यालय। सीएम धामी ने देहरादून से किया वर्चुअली चुनावी दफ्तरों का उद्घाटन। 5 सीटों पर जीत का दावा। टिहरी बांध विस्थापितों के लिए देहरादून में हरदा ने रखा सांकेतिक मौन उपवास। भूमिधर अधिकार दिलाने का उठाया बेड़ा, भाजपा ने कसा तंज। इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बिगड़े बोल। गठबंधन में शामिल दलों की कुत्तों से की तुलना। कांग्रेस का तंज, कुत्ते होते हैं वफादार। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के बाद बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ से मैदान तक ठंड में इजाफा। हिमपात के बाद सैलानी और पर्यटन व्यवसायियों के खिले चेहरे।